हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सॉल्यूशन हब। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं जोफ्री चौसर का एक वर्क द हाउस ऑफ फेम, जो कि इनके इटालियन पीरियड में लिखा गया था। यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि इनके 3 टाइम पीरियड रहे थे, जिसमें मिडल टाइम पीरियड था इनका इटालियन पीरियड। तो इटालियन पीरियड के अंदर ये वर्क लिखा गया था। तो जोफ्री चौसर, जिनका बर्थ अप्रोक्स 1340 के आसपास माना जाता है और ये 1400 तक अलाइव रहे थे, जिसमें इन्होंने कुछ वर्क्स लिखे थे, जिनमें से इनका एक फेमस वर्क ये भी रहा है द हाउस ऑफ फेम। तो चलिए द हाउस ऑफ फेम के बारे में जानते हैं। द हाउस ऑफ फेम ये जो है टोटल 3 बुक्स में डिवाइड किया गया है। दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 बुक्स। तो बुक 1, बुक 2 एंड बुक 3, जो कि इन्होंने अपने इटालियन पीरियड के अंदर लिखा था। वो भी किसके इन्फ्लुएंस से? इन्फ्लुएंस ऑफ दांते। दांते का भी एक वर्क था डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी। उससे इंस्पायर होके उसी के रिजेंबलेंस के थ्रू इन्होंने ये वर्क लिखा था। क्या वर्क का नेम है? द हाउस ऑफ फेम। सो इट इज़ रिटन बिटवीन 1374 टू 1385। इनका इटालियन पीरियड रहा था, जिसमें इन्होंने वर्क लिखा था। अप्रोक्स माना जाता है 1380 के कहीं आसपास लिखा होगा इन्होंने वर्क। एग्जैक्ट डेट्स हमें नहीं दी हुई है, इसीलिए हम मानते हैं कि ये 1374 से 1385 के बीच में लिखा गया होगा। और साथ ही बताया गया है दैट इट इज़ एन अनफिनिश्ड ड्रीम पोएम। मीन्स इसका जो जॉनर है वो हम कह सकते हैं, इसका जॉनर कह सकते हैं हम ड्रीम विजन, ड्रीम विजन, या फिर इसे हम कह सकते हैं ड्रीम एलेग्री। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ड्रीम एलेग्री। तो ये इसका जॉनर हम कह सकते हैं। और ये लगभग इनकी द बुक ऑफ द डचेस आया था एक वर्क, उसके लगभग बाद लिखे जाने वाला वर्क यही माना जाता है द हाउस ऑफ फेम। और इसके मीटर और राइम की बात करें तो ये ऑक्टा सिलेबिक कपलेट्स में लिखा गया है। ऑक्टा सिलेबिक में लिखा गया और साथ ही साथ एक कपलेट की फॉर्म में है, 2-2 लाइन के स्टेंजास की फॉर्म में है, जिसमें कि लगभग 2005 लाइन्स के अराउंड या फिर लगभग इससे भी ज़्यादा लाइंस के लिखे होने की संभावना है। ये हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें टोटल 3 बुक्स हैं, तो तीनों बुक्स के बारे में, तीनों बुक्स के अंदर क्या क्या डिटेल्स रही होंगी उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो बुक 1 है। बुक 1 में क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है दैट पहले हम जानेंगे इसके इन्वोकेशन के बारे में। हर एक बुक जो भी लिखी जाती है उसमें जो ऑथर है, जो राइटर है, वो पहले किसी गॉड को या किसी पर्सन को, किसी भी चीज़ को इन्वोक करता है, प्रार्थना करता है, ताकि उसकी बुक जो है अच्छी लिखी जा सके। तो इसमें यहाँ पर चौसर साहब ने प्रोलॉग के अंदर अपने इन्वोक किया था। पहले तो वो प्रोलॉग में बताते हैं अपने ड्रीम के बारे में, और उसके बाद चौसर इन्वोक करते हैं पहली बुक में गॉड ऑफ स्लीप को, गॉड ऑफ स्लीप। तो यहाँ पर ये पहली बुक के अंदर गॉड ऑफ स्लीप को इन्वोक कर रहे हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान भी रखने वाली बात है। नाउ चौसर वॉज इन अ टेम्पल मेड ऑफ ग्लास। पहला पॉइंट हमें दे रखा है। अब जैसे मैंने बताया कि इन्होंने अपना प्रोलॉग दिया ड्रीम्स के ऊपर, उसके बाद चौसर साहब ने गॉड ऑफ स्लीप को इन्वोक किया, उनसे प्रार्थना की अपनी बुक के बारे में कि हे भगवान, मैं अपनी बुक शुरू करने जा रहा हूँ, लिखने जा रहा हूँ, तो आप मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अच्छे से अपनी बुक जो है लिख सकूँ। पहली बुक में गॉड ऑफ स्लीप को इन्वोक कर रहे हैं क्योंकि ये ड्रीम विजन है, ये नींद में अपना ड्रीम ले रहे हैं। और तब इन्होंने ये बुक लिखी थी और तारीख थी दिसंबर, 10th ऑफ दिसंबर की नाइट थी, 10th ऑफ दिसंबर, ये भी इन्होंने इसमें बताया है। तो 10th ऑफ दिसंबर को इन्होंने बुक लिखी थी, यानी कि ये ड्रीम लिया था, उसके बारे में हमें यहाँ पर इन्फॉर्म करते हैं। और फिर बताते हैं कि एक रात की बात है, और ये रात कौन सी थी? दिसंबर की 10वें दिन की रात थी, जिसमें मैं खुद यानी कि ऑथर जो है वो ड्रीम करता है। और क्या ड्रीम कर रहा है वो? कि वो एक ग्लास के बने हुए टेम्पल में है। अब वो ग्लास का टेम्पल जो है किसका है? तो मोस्ट प्रोबेबली हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मिलती है कि ये जो ग्लास का टेम्पल है ये वीनस का होगा। क्यों होगा ये टेम्पल वीनस का? क्योंकि वहाँ पर, अब वीनस कौन है पहले इसके बारे में जानते हैं। तो रोमन गॉडेस हैं, वीनस इज रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी, लव एंड ब्यूटी। तो लव और ब्यूटी की गॉडेस हैं, रोमन गॉडेस है वीनस। तो ये इनका मंदिर हो सकता है, ये इनका टेम्पल हो सकता है। ऐसा भी अनुमान उन्होंने किस लिए लगाया? क्योंकि वहाँ पर कुछ इमेजेस लगी हुई थी जो कि वीनस की थी। वल्कन जो कि इनके हस्बैंड है वीनस के, और गॉड ऑफ फायर भी हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वल्कन जो कि गॉड ऑफ फायर है और वीनस के हस्बैंड है। और क्यूपिड
क्यूपिड की भी इमेजेस लगी थी, जो कि सन ऑफ वीनस है और जिसे कि हम कह सकते हैं गॉड ऑफ डिज़ायर, गॉड ऑफ इरोटिक लव, गॉड ऑफ अट्रैक्शन, गॉड ऑफ अफेक्शन, ये सब हम क्यूपिड के लिए यूज़ करते हैं। तो ये वीनस के बेटे हैं, इनके इमेजेस भी वहाँ पर लगी हुई थी। उसी से चौसर साहब जो है आइडिया लगाते हैं कि ये टेम्पल जो है ये वीनस का होगा, द टेम्पल ऑफ लास बिलोंग्स टू वीनस। नाउ चौसर फाउंड अ ब्रास टैबलेट वर्जिल्स द एनियड। अब वहीं पर चौसर को एक ब्रास टैबलेट, एक पीतल की पट्टी वहां पर मिलती है उस दीवार पर, किसी एक दीवार पर। उस पर क्या लगा होता है, वर्जिल की जो बुक है द एनियड, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा होता है। यानी कि यहाँ पर वो वर्जिल की बुक के बारे में भी हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं कि वर्जिल की एक बुक रही थी द एनियड, जिसके बारे में, जिसमें कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी गई थी। स्टोरी ऑफ एनियस बिट्रेयल ऑफ डीडो। अब वर्जिल की जो बुक है द एनियड, उसके अंदर स्टोरी दी गई है और वो स्टोरी किसकी है, एनियस के बिट्रेयल की, धोखा देने की। और वो धोखा कैसे देता है, वो डीडो नाम की लड़की को, डीडो नाम की रानी को, जो कि कार्थेज की रानी है, उन्हें वो धोखा देता है। अब यहाँ पर वो एक पट्टी देखता है। वो पट्टी किस चीज़ की होती है, ब्रास की बनी हुई पीतल की जो पट्टी होती है, उस पर हमें इस स्टोरी के बारे में बताता है कि वो स्टोरी किससे बिलोंग कर रही है। एनियड स्टोरी है जिसमें एनियस के बारे में है, जो कि धोखा दे रहे हैं डीडो को। और इसी के बाद वो कुछ बताते हैं हमें। वो क्या बताते हैं कि कुछ ऐसी लेडीज़, कुछ ऐसी वुमेन के बारे में बताते हैं जिनका ग्रीक माइथोलॉजी में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जिन्हें कि उनके लवर्स ने धोखा दिया हुआ है, जिसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। अब ऐसा इन्होंने क्यों बताया, क्योंकि एनियस जब धोखा देता है डीडो को, तो डीडो भी अपनी कलाई काट लेती है और उसके बाद वो मर जाती है। तो इसीलिए वो मर जाती है। इसका डिस्क्रिप्शन देने के लिए चौसर ने इनडायरेक्टली हमें ये चीज़ बताई कि ग्रीक माइथोलॉजी में भी कुछ ऐसी वुमेन हुई हैं जिनको उनके लवर्स ने धोखा दिया है, जिसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद वो बताने लग जाते हैं डिस्ट्रक्शन, ट्रोय के डिस्ट्रक्शन के बारे में बताने लग जाते हैं, जिसके बाद कि एनियस जो है वहाँ से भाग जाता है। और फिर एनियस की जो वॉयज है, जो यात्रा है, उसके बारे में बताते हैं कि किस तरह से वो कार्थेज में पहुँचता है। कार्थेज जो कि अफ्रीका के अंदर है, वहाँ पर पहुँचता है वो, उसके बारे में हमें बताया जाता है। तो यहाँ पर एनियस की वॉयज है, तो एनियस कहाँ के लिए यात्रा कर रहा है, कहाँ के लिए ट्रैवल कर रहा है, कार्थेज के लिए। और वहाँ जाने के लिए उसे मोटिवेट कौन करता है, वीनस गॉड जो है, वीनस गॉडेस जो है, वो एनियस को बताती है कि तुम कार्थेज में जाओ, जो कि अफ्रीका में है, और वहाँ पर तुम्हें तुम्हारी जितने भी शिप्स, जिन्हें कि तुम समझ रहे हो कि वो गुम गए हैं या कहीं डूब गए हैं, वो सारे तुम्हें वहीं पर मिल जाएंगे। एंड उसके बाद जो वीनस जो है, वो ही डीडो यहाँ पर जो कैरेक्टर है, कार्थेज की क्वीन है, उसके बारे में बताते हैं कि किस तरह से वीनस जो है वो डीडो को किस तरह से उसके प्यार में लाती है, एनियस के प्यार में लाती है, और किस तरह से उस कंट्री की क्वीन यानी कि डीडो को एनियस के प्यार में बहलाती है और उसका लवर बना देती है। ये यहाँ पर हमें बताते हैं। उसके बाद हमें बताया जाता है, वहाँ पर उसी ब्रास टैबलेट पर लिखा हुआ था एनियस बिट्रेड डीडो, यानी कि उनकी स्टोरी चल रही है अभी। तो यहाँ पर वो बताते हैं किस तरह से एनियस बिट्रे करता है, धोखा देता है डीडो को, और डीडो जो है उसके प्यार में फिर रोती रहती है, और उसका जो दर्द है प्यार का, जिसमें उसे धोखा मिला है, वो सारा वेन में चला जाता है, वो सारा व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि एनियस जो है वहाँ से इटली जाता है। और इटली, ये लैटियम जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये इटली के अंदर ही है, इटली का एक प्लेस है, यहाँ पर ही एनियस जो है वो इसके बाद धोखा देने के बाद से जाता है। अब जैसे ही वो देखती है कि एनियस इटली के लिए रवाना होने वाला है, तो वो चली जाती है, अपना हाथ काट लेती है, अपनी कलाई मरोड़ लेती है किसी तरह से, और थोड़े टाइम बाद उसके घाव से जो है, डीडो को जो घाव हुआ था कलाई मोड़ने से, उसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। ये यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट थिंग है। और उसके बाद एनियस जो है इटली किसकी कमांड पर जाता है, एनियस जो है मर्क्यूरी की कमांड पर वहाँ से रवाना होता है। कहाँ के लिए, लैटियम इटली के लिए। और वहाँ पर अफ्रीका के जो एरिया है, कार्थेज को छोड़कर वहाँ से वो चला जाता है। अब जब एनियस ने कार्थेज को छोड़ दिया, वहाँ से अपने शिप्स को लेकर रवाना हो गया, तो फिर वो कहाँ पर पहुँचता है, लैटियम में पहुँच जाता है, इटली में पहुँच जाता है। और उसके बाद हमें बताया जाता है कि वो लैटियम में पहुँचने के बाद किस तरह से टर्नेस को मार देता है, और उसके बाद लेविनिया का जो हाथ है उसे शादी के लिए मिल जाता है, वो उससे शादी कर लेता है, और उसके बाद उसे अपनी डेस्टिनी मिल जाती है। अब ये सारी जो इसकी डेस्टिनी है, जो वो कैसे मिली सब, तो ये जुपिटर के कहने पर ही इसे मिली, क्योंकि हर एक टाइम जुपिटर या फिर जूनो जो है, जूनो भी इसका नाम आता है कहीं जगह,
तो जो जुपिटर है उसके कहने पर या उसकी कमांड के साथ ही ये सारा कुछ हुआ था। और जुपिटर जो है इसके लिए एनियस का ध्यान रख रहे थे हर एक टाइम पर। और इनके साथ किसकी कमांड्स थी, किसकी प्रेयर्स की जा रही थी, वीनस को प्रे कर रहे थे जुपिटर बार बार, ताकि एनियस जो है उसे कहीं दिक्कत ना आए, इसीलिए वो वहाँ पर पहुँच सके। तो जुपिटर को जोव भी कहा जाता है, जूनो भी कहा जाता है। और जुपिटर जो है वो गॉड ऑफ स्काई है, गॉड ऑफ स्काई एंड थंडर, ये ध्यान रखना है हमें, गॉड ऑफ स्काई एंड थंडर। ये हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जितने भी गॉड या गॉडेस के बारे में बीच बीच में बताया जा रहा है, इनका ध्यान हमें रखना जरूरी है, क्योंकि ये कई बार पूछे जाते हैं। नाउ ऑथर अब्रप्टली केम आउटसाइड। अब ऑथर जो है उसे नहीं पता था कि वो क्या करे क्या ना करे। अब क्योंकि ऑथर ये सारा सपने में देख रहा है, ये सारी जो हमें स्टोरी अभी चल रही है वो उसके सपने में चल रही है, जिसमें वो एक ग्लास के टेम्पल में है और उसी ग्लास के टेम्पल की दीवारों पर, ब्रास एरिया पर, वहाँ पर ये सारा कुछ लिखा हुआ था। तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसके वर्क्स हैं सभी, और वो कहाँ पर है, कौन सी कंट्री में है, इसीलिए उसे कुछ समझ नहीं आता और वो इसीलिए जल्दी से बाहर आ जाता है। अब वो जैसे ही बाहर आता है तो वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिलता, बिल्कुल एकदम सुनसान सा एरिया है, एकदम वेस्टलैंड है, जहाँ पर ना ही कोई उसे घर मिलता है, ना ही कोई वहाँ पर पेड़ पौधे हैं, ना ही घास है ज़मीन पर, सिर्फ केवल और केवल दूर दूर तक रेत दिखाई दे रही है, उसे सैंड दिखाई दे रही है और एक वेस्टलैंड जो है दिखाई दे रहा है। तो वो जोर से चिल्लाता है, क्राइस्ट को प्रे करता है कि उसे किसी न किसी तरह इस हेल्यूसिनेशन, इस इल्यूजन से बचाएं। तो उस प्रे के बाद ही जब वो आसमान में देखता है तो वहाँ पर उसे गोल्डन कलर का ईगल दिखता है। अब वो जैसे ही ऊपर देखता है तो गोल्डन कलर का ईगल दिखता है। उस ईगल के बारे में ऑथर फिर डिस्क्राइब करता है कि वो किसी भी नॉर्मल ईगल से जो है काफ़ी बड़ा था और उसी के साथ वो जो है गोल्ड से बना हुआ था, ये भी उसने स्पेशली बताया। गोल्डन कलर यानी कि गोल्ड का बना हुआ ईगल था और धीरे धीरे जो है वो ईगल जो है ऑथर की तरफ ही नीचे नीचे आए जा रहा था। और जैसे ही वो नीचे की तरफ आ रहा होता है वहीं पर हमारी फर्स्ट बुक की जो है एंडिंग हो जाती है। फर्स्ट बुक यहाँ पर हमारी ख़त्म हो जाती है और फर्स्ट बुक ख़त्म होती है उसके बाद हमारी सेकंड बुक शुरू होती है। तो भाई जैसे ही बुक 2 की स्टार्टिंग होती है तो जैसे हमने फर्स्ट बुक में देखा था इन्होंने गॉड ऑफ स्लीप को इन्वोक किया था, तो इसके बाद बुक 2 जो है इसमें यहाँ पर वो 2 लोगों को इन्वोक करता है, एक तो है सिप्रिस और एक है अपोलो। ये हमें ध्यान रखना है। सिप्रिस जो हैं जिन्हें कि एफरोडाइट भी कहा जाता है, कि जो कि ग्रीक गॉडेस ऑफ लव हैं, ग्रीक गॉडेस ऑफ लव। और अपोलो के बारे में बताया गया कि अपोलो कौन से गॉड हैं, गॉड ऑफ आर्करी हैं, गॉड ऑफ म्यूजिक एंड डांस, गॉड ऑफ ट्रुथ एंड प्रोफेसी, और भी बहुत सी ऐसी रिलेटेबल चीज़ें जो हैं, इन सभी के गॉड किनको बताया गया, अपोलो को बताया गया है। तो ये बुक की स्टार्टिंग में इन्वोकेशन होता है, इन्वोक किन्हें करते हैं, वो सिप्रिस को और अपोलो को। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया गया है, दैट चौसर्स अटेम्प्ट टू फ्ली द ईगल लिफ्टेड अप इनटू द स्काई एंड गॉट फेंटेड। अब चौसर क्या करता है बुक 2 की स्टार्टिंग में, हमने बुक 1 की एंडिंग में देखा कि वो ईगल जो है धीरे धीरे चौसर की तरफ बढ़ रहा था। बुक 2 की स्टार्टिंग में क्या है, चौसर अटेम्प्ट करता है यानी कि एक चाल चलता है ईगल से बचने के लिए, उसे उड़ाने की कोशिश करता है वहाँ से, लेकिन वो ईगल जो है अपने पंजों से उसे उठा लेता है चौसर को यानी कि ऑथर को, और फिर उठाकर ऊपर आसमान में ले जाता है। अब जैसे जैसे हाइट पर जाने लगता है, डिहाइड्रेशन की वजह से शायद वो बेहोश हो जाता है चौसर, और वहीं पर ईगल जो है उसे उसके नाम से बुलाकर उठाने की कोशिश करता है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट थिंग है कि जो ईगल है वो मैन की वॉइस में, ह्यूमन वॉइस में वहाँ पर उसे उठाने की कोशिश करता है। ईगल चौसर को उठा लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी हल्का सा भी डरने की ज़रूरत नहीं है भाई। नाउ ईगल एक्सप्लेन्स हिमसेल्फ एज अ सर्वेंट ऑफ जोव। जोव जिसे कि मैंने आपको कहा कि जूनो या फिर जुपिटर भी कह सकते हैं हम, जो कि स्काई ऑफ गॉड ऑफ स्काई एंड थंडर है। तो वो कहते हैं कि मुझे किसने भेजा है भाई, जुपिटर साहब ने भेजा है, मैं उनका ही सर्वेंट हूँ, उनका ही दूत हूँ। तो ईगल इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है और कहता है कि चौसर साहब आपने अभी तक कोई भी रिवार्ड नहीं लिया है, आप वीनस को, क्यूपिड को इतना डिवोट करते हैं, उनको इतना पूजते हैं अपनी स्टोरीज़ में, अपनी बुक्स में, तो एक रिवार्ड देने के लिए आपको, जो कि आपको अभी तक नहीं मिला था, हमें किसने भेजा है, जुपिटर साहब ने भेजा है, ताकि आपको रिवॉर्ड दिया जा सके। और इस रिवॉर्ड में आपको क्या दिखाना है, आपको एक घर में ले जाया जाएगा जो कि हाउस होगा, किसका हाउस होगा, गॉडेस फेम का हाउस होगा, जो कि सब कुछ सुन सकती है, जो कि इस दुनिया में पूरा का पूरा
हो रहा है। तो ये सुनकर ऑथर जो है काफी चौंक जाता है। तो भाई ईगल अभी भी एक्सप्लेन करे जा रहा है। ईगल क्या एक्सप्लेन कर रहा है? जुपिटर साहब के बारे में बता रहा है कि वो डायरेक्टली देखे जा रहे हैं कि आपको लव के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं या फिर अपने काम को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप रेस्ट करने की बजाय, आप एंटरटेनमेंट की बजाय वापस अपने घर पर चले जाते हैं और अपनी दूसरी किसी बुक पर काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ईगल कह रहा है किसे? चौसर को। और ईगल को ये बात किसने कही है? ईगल के अकॉर्डिंग जुपिटर साहब ने कही है। तो इसीलिए जुपिटर साहब जो हैं आपकी इस ग्रेस के लिए, ताकि आपको एंटरटेन किया जा सके, उन्होंने मुझे कहा है, यानी कि ये ईगल बता रहा है कि जुपिटर साहब ने मुझे कहा है, जुपिटर साहब ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं आपको एक ऐसे प्लेस पर लेकर जाऊं जिसका नेम क्या है? द हाउस ऑफ फेम। अब फेम के बारे में मैंने बताया। फेम कौन है? गॉडेस ऑफ साउंड। हाउस ऑफ फेम ही तो हमारी बुक का नेम है। तो फेम कौन है? गॉडेस ऑफ साउंड, जो कि हर एक चीज़, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं उनको, सभी को, उन सभी की आवाज़ों को सुन सकती हैं। तो उनके घर पर लेकर जाए ताकि चौसर जो है अम्यूज़ कर सके, एंटरटेन कर सके खुद को, और ये उनके रिकम्पेंसेशन होगा किसी तरह से उनकी लेबर का, उनके हार्डवर्क का और उनके डिवोशन का, जो कि उन्होंने अभी तक गॉडेस वीनस को, गॉड क्यूपिड को अभी तक दिया है, उसके बारे में। Now Chaucer is getting skeptical that fame could hear everything in the world. अब चौसर साहब जो है ये सुनकर थोड़ा डाउट करने लगते हैं कि क्या ऐसा होता होगा क्या कि गॉडेस फेम वो सब कुछ सुन सकती हैं? ऐसा कभी होता होगा? ये सुनकर वो थोड़ा डाउट में आ जाते हैं और कहने लगते हैं ईगल को कि मुझे बताओ कि ऐसा किस तरह से हो सकता है। तो इसके बाद ईगल उसे बताते हैं, चौसर को बताते हैं, अकॉर्डिंग टू द ईगल द हाउस ऑफ फेम इज द नेचुरल अबोर्ड ऑफ साउंड। अबोर्ड मीन्स हाउस, फाइनल डेस्टिनेशन हम कह सकते हैं इसे एक तरह से, जिसे कि हम हाउस कहते हैं, फाइनल डेस्टिनेशन। तो ईगल के अकॉर्डिंग जो हाउस ऑफ फेम है वो एक नेचुरल सा फाइनल डेस्टिनेशन है। किसका? साउंड का। क्या मतलब हुआ इसका? इसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर वापस से ईगल जो है एक कॉन्सेप्ट को चूज करता है, फाइनल या नेचुरल अबोर्ड के कॉन्सेप्शन को, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करता है और इसके लिए एग्जाम्पल लेता है वो ग्रेविटी का, कि किस तरह से ग्रेविटी फंक्शन करती है। यानी कि अगर हम किसी स्टोन को किसी हाइट से गिराएंगे तो आखिरकार वो अपने फाइनल अबोर्ड, अपने नेचुरल अबोर्ड यानी कि ग्राउंड को टच करेगा ही करेगा। अगर हम धुएं को कहीं उड़ाएंगे तो वो भी अपने फाइनल अबोर्ड या नेचुरल अबोर्ड में जाएगा, यानी कि एयर में मिक्स हो जाएगा। अगर हम रिवर को, यानी कि नदियों में पानी जो है बह रहा है, उसको देखेंगे तो उसका भी एक फाइनल अबोर्ड है, एक नेचुरल अबोर्ड है, एक फाइनल डेस्टिनेशन है, जो कि है समुद्र, सी। तो इस तरह से ईगल जो है इस पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है। फिर वो बताता है कि साउंड जो है वो एक तरह से ब्रोकन एयर है। तो यहाँ पर साउंड को ईगल ने क्या बताया है? दैट साउंड इज ब्रोकन एयर, ब्रोकन एयर। और क्या मतलब हुआ इसका? यानी कि साउंड जो है वो काफ़ी लाइट है, काफ़ी हल्का है और इसी वजह से वो काफ़ी हाइट पर आ जाता है, काफ़ी अपवार्ड आ जाता है और अपने नेचुरल अबोर्ड में मिल जाता है। यानी कि इसका नेचुरल अबोर्ड क्या है? हेवन, जो कि किसका घर है? द हाउस ऑफ फेम। उसके बाद वो एग्जाम्पल देता है, एक एविडेंस देता है, कंपेयर करता है साउंड को। किससे कंपेयर कर रहा है यहाँ पर? साउंड को। साउंड का कंपैरिजन किया है इसने, साउंड का कंपैरिजन किया है रिपल से, कि जिस तरह से हम पानी में कोई पत्थर मारेंगे तो उसके साइड में इस तरह से छोटे छोटे से गोले से बनने लग जाते हैं, रिपल से बनने लग जाते हैं, जो कि उसका फाइनल अबोर्ड है, यानी कि वो एट द एंड फैलता रहता है। उसी तरह साउंड भी जो है वो हल्का सा भी अगर बोला जाए तो अगर वो पहाड़ों में बोलेंगे तो वो काफ़ी ऊंचाई में काफ़ी गूंजेगा, धीरे बोलेंगे तो धीरे चलेगा वो। तो ये रिपल की तरह ही काम करता है कि अगर हम धीमे पत्थर मारेंगे तो कम रिपल्स बनेंगे, अगर तेज पत्थर मारेंगे तो ज़्यादा रिपल्स बनेंगे। उसी तरह धीमे बोलेंगे तो कम आवाज़ आएगी, ज़्यादा ऊंचे से बोलेंगे तो ज़्यादा आवाज़ आएगी, लेकिन इसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या होगा? द हाउस ऑफ फेम। और उसके बाद ईगल जो है ऑफर करता है, ईगल क्या ऑफर कर रहा है? लेटर ऑन ईगल ऑफर करता है चौसर को कि क्या मैं अब तुम्हें स्टार्स के बारे में बताऊं, क्योंकि वो काफ़ी हाइट पर आ चुके हैं और ये हाइट में ही बातें हो रही हैं सारी, काफ़ी हाइट में, आकाश में, स्काई में हैं वो दोनों और वहीं पर बातें कर रहे हैं। और वहीं पर वो उससे पूछता है ईगल कि क्या मैं तुम्हें स्टार्स के बारे में भी बता दूं, गैलेक्सीज के बारे में भी बता दूं, लेकिन चौसर जो है वो डिक्लाइन कर देता है, इस चीज़ को मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो तो अब काफ़ी बूढ़ा हो चुका है। ये रीज़न देता है चौसर
ना सुनने के लिए ये सब। उसके बाद इन दोनों का अप्रोच होता है, अप्रोच एट द हाउस ऑफ फेम, यानी कि वो हाउस ऑफ फेम के बाहर पहुंच चुके हैं। और उसके बाद ईगल जो है बिड करता है फेयरवेल चौसर को, यानी कि वो कहता है कि मेरा सफ़र तुम्हारे साथ यहीं तक है, मैं तुम्हें यहीं तक ला सकता हूँ, अब अंदर तुम्हें खुद जाना होगा। इसीलिए चौसर जो है उससे लीव लेता है, वहाँ से चला जाता है, आगे बढ़ता है यानी कि, और आगे की जगह को एक्सप्लोर करने लग जाता है। और इसी के साथ बुक 2 जो है एंड हो जाती है। बुक 1 में हमने देखा था वो एक ग्लास के टेम्पल में थे, और बुक 1 के एंड में वो ग्लास के टेम्पल से बाहर आ जाता है। बुक 2 में हमने देखा कि वो काफ़ी हाइट पर ईगल के साथ चला जाता है, पहले बेहोश हो जाता है, फिर ईगल उसे उठाता है और फिर सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से साउंड वर्क करता है, किस तरह से साउंड जो है एक फाइनल अबोर्ड है, एक नेचुरल सा फाइनल डेस्टिनेशन है। और उसके बाद ईगल जो है वहाँ पर द हाउस ऑफ फेम के बाहर छोड़ देता है चौसर को, और इसी के साथ बुक 2 जो है हमारी एंड हो जाती है। अब बुक 3 की स्टार्टिंग होती है। बुक 3 की स्टार्टिंग में यहाँ पर फिर से क्या होगा, इन्वोकेशन होगा, और यहाँ पर इस बार गॉड कौन से गॉड को इन्वोक किया जा रहा है, तो यहाँ पर अपोलो को इन्वोक किया जा रहा है, हमें ध्यान रखना है। द गॉड ऑफ नॉलेज, द गॉड ऑफ लाइट, इन्हें यहाँ पर इन्वोक किया जा रहा है। चौसर इन्हें इन्वोक करके कहते हैं कि अरे भगवान मुझे अब इतनी शक्ति देना, इतनी स्ट्रेंथ देना कि मैं अपनी फाइनल और छोटी सी जो बुक है उसे कंप्लीट करके अपनी स्टोरी को जो है कंप्लीट कर सकूं। लेकिन यहाँ पर एक कंट्रास्ट भी रहता है कि बुक 3 जो है वो अनकम्प्लीट रहती है, पूरी नहीं हो पाती है, इसीलिए ये हमारे सामने एक इनकम्प्लीट ड्रीम विजन की तरह आता है। यानी कि इनकी ये जो बुक है ये अनफिनिश्ड रहती है, ये हमें ध्यान रखना है। इनकी बुक 1 कंप्लीट है, बुक 2 भी कंप्लीट है, बट बुक 3 रिमेन्स अनफिनिश्ड, ये इनकम्प्लीट रहती है। नाउ चौसर्स डिस्क्रिप्शन अबाउट द हाउस ऑफ फेम। अब इन्वोक करने के बाद चौसर साहब जो हैं वो डिस्क्राइब करने लग जाते हैं, उन्होंने जो भी देखा हाउस ऑफ फेम जो है उसके बारे में बताने लग जाते हैं कि वो एक बड़े से पत्थर पर बना हुआ था, यानी कि एक बड़े से पत्थर को पर चढ़ना पड़ता था, जैसे बाहुबली में वो पत्थर पर चढ़ जाते हैं प्रभास, उसी तरह इसे भी पत्थर पर चढ़ना पड़ा। और उसके बाद उसने जो देखा, अब पत्थर पर चढ़ने से पहले उसने पत्थर के बारे में भी डिस्क्राइब किया चौसर साहब ने कि ये जो पत्थर है पहले तो मुझे एक नॉर्मल पत्थर लगा, लेकिन जब मैंने एक क्लोजर इंस्पेक्शन किया, एक डीपली इंस्पेक्ट किया इसको, तब मैंने देखा कि ये आइस से बना हुआ पत्थर है, यानी कि बर्फ से ढका हुआ पूरी तरह, जिस पर कि काफ़ी फेमस लोगों के नाम जो हैं वो इंस्क्राइब किए हुए हैं, लिखे हुए हैं। और वो डीपली नोटिस करता है तो देखता है कि इस आइस पर भी जो नाम लिखे हुए हैं वो कुछ कुछ हद तक अब मेल्ट हो चुके हैं, यानी कि अस्पष्ट हैं। और एक फाइनल डिसीजन पर पहुंचने के लिए वो कहता है कि ये सभी मेल्ट किस लिए हुए हैं, क्योंकि इन सभी पर जो द हाउस ऑफ फेम है उसकी शेडो यहाँ तक नहीं पहुँच रही है, इसीलिए ये यहाँ पर जो आइस है वो मेल्ट हो गई होगी, और ये जो नेम है ये अब क्लियर नहीं है, ये इंस्क्राइब किए हुए नेम अब मुझे साफ नहीं दिख रहे हैं। इस डिसीजन पर वो फाइनल में पहुँचता है। उसके बाद चौसर जो है उस हिल को पार कर लेता है, उस पर चढ़ जाता है, हाउस ऑफ फेम के घर के बाहर पहुंच जाता है, और वहाँ पर वो बताता है कि वहाँ हज़ारों की तादाद में माइथोलॉजिकल जो बड़े बड़े म्यूजिशियंस हैं वो अपना म्यूज़िक अभी भी परफॉर्म किए जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ चौसर साहब एक हाइपर बोल यूज़ करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर इतने लोग थे जितने कि हेवन में तारे भी नहीं होंगे। यहाँ पर वो इतनी बड़ी हाइपर बोल टर्म यूज़ कर देते हैं। हेवन में जो स्टार्स हैं वो इनफाइनाइट हैं, उनकी गिनती नहीं की जा सकती, और यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि वहाँ पर इतने लोग हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, यानी कि वहाँ पर भी अनगिनत लोग हैं। अब इसके बाद चौसर एंटर्स द पैलेस इटसेल्फ एंड सीज फेम। अब चौसर जो है उस पैलेस में एंट्री लेता है खुद से, और फेम जो है, गॉडेस फेम जो है, उन्हें देखता है। अब वो वहाँ पर कहते हैं कि मैं आपको क्यों बताऊँ ये सारी चीज़ें मैं, कि वहाँ पर जो दीवारें हैं और जो फ्लोर है वो आधे आधे फुट तक चौड़े और मोटे हैं, गोल्ड से बने हुए हैं सारे, यानी कि वो इसको भी बहुत वाइडली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। और एक सवाल पूछ लेता है बीच में कि मैं आप सबको ये क्यों बताऊं। और उसके बाद वो डिस्क्राइब करता है फेम के बारे में कि फेम जो है जब गॉडेस फेम को उन्होंने देखा तो देखा कि उनकी अनगिनत टंग्स हैं, आइज़ हैं, ईयर्स हैं, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके स्पोकन को, उनकी देखने की क्षमता को, उनके सुनने की क्षमता को। ये सारे फेम के एस्पेक्ट्स जो हैं उनको बताते हैं कि इनकी बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा अनगिनत ये सारी जो टंग्स, आइज़, ईयर्स लगे हुए थे, और साथ ही साथ उनकी जो हील्स थी, उनके पैर थे, उस पर भी विंग्स लगे हुए थे। और ये विंग्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके मूव करने की स्पीड को। जो विंग्स हैं वो उनकी मूविंग स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। और
उसके बाद वो उस हॉल को देखते हैं, जिस हॉल में, जिस पैलेस में उन्होंने एंट्री ली थी, और वहाँ पर बताते हैं कि वहाँ पर एंशिएंट टाइम की जो स्टोरीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा लिखी हुई थी और बहुत ही ज़्यादा संख्या में तादाद में लोग थे, और दुनिया पर जितने भी टाइप के रिलीजन है वहाँ पर हर एक टाइप के लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे। अब चौसर साहब फिर से ऑब्जर्व करने लगते हैं फेम को। वो सारी चीज़ें जब आसपास की देख लेते हैं तो फिर वो फेम को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस तरह से फेम जो है, यानी कि गॉडेस फेम जो है, वो फेम और इनफेमी इन दोनों चीज़ों को बांट रही है। फेम एंड इनफेमी, यानी कि किसको फेम मिलनी चाहिए और किसको फेम नहीं मिलनी चाहिए, इसका बंटारा कौन कर रहा है? गॉडेस फेम कर रही है वहाँ पर। और किस तरह से वो बांट रही है वो देख रहे हैं कि लोग उनके पास आ रहे हैं कतार में लगकर, भीड़ में लगकर, और जो जिस चीज़ को डिज़र्व करता है गॉडेस फेम भी उन्हें वो चीज़ दे रही है। अब वो फिर से बताने लगते हैं कि किस तरह से फेम जो है पहले जज करती है, अपने जजमेंट देती है गॉडेस फेम, और फिर वहीं पर गॉड ऑफ नॉर्थ विंड कौन है? एओलस। वो वहाँ पर गॉडेस फेम के कहने पर खड़े हैं। उनके पास, उनके हाथ में 2 ट्रम्पेट्स हैं, जिनमें से 2 ट्रम्पेट्स में से एक तो है क्लियर लाउड और एक वहाँ पर है स्लेंडर। अब जिन्हें तो फेम देनी है उनके लिए क्लियर लाउड, और जिन्हें इनफेमी देना है उनके लिए स्लेंडर। तो जो भी जिसे लगता है फेम को कि एक मिलना चाहिए फेम, उसके लिए तो क्या बजाया जाता है एलियस द्वारा? क्लियर लाउड। और जिसे इनफेमी मिलनी चाहिए उसके लिए स्लेंडर जो है वो बजाया जाता है। अब उसके बाद एक पॉइंट आता है जहाँ पर वो एक आदमी को देखते हैं चौसर साहब, जो कि लगभग ऐसी अपीयरेंस रख रहे थे जैसे कि वो हेरोस्ट्रेटस हों। अब हेरोस्ट्रेटस कौन है? हेरोस्ट्रेटस वही हैं जिन पर एक इल्ज़ाम लगा था, सेकंड टेम्पल था आर्टेमिस का जो कि इफेसस में था, उन्हें जलाने का इन पर आरोप लगा था। अब ऐसी अपीयरेंस लगी चौसर को इनकी, क्योंकि चौसर को तभी एक आदमी बुला भी लेता है, इसीलिए वो क्लियर नहीं हो पाते कि ये हेरोस्ट्रेटस हैं भी या नहीं है। और उसके बाद जब इन्हें एक आदमी बुलाता है चौसर को और पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, आपको फेम या इनफेमी क्या चाहिए, और तभी चौसर बताते हैं इसके बारे में कि ये क्या मांगने आए हैं, ये इनफेमी मांगने आए हैं, और गॉडेस फेम जो है इन्हें इनफेमी जो है प्रोवाइड भी कर देती हैं। और उसके बाद चौसर साहब उस आदमी के बारे में डिस्क्राइब करने लग जाते हैं कि मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर जुपिटर के कहने पर ईगल छोड़ कर गया है और यहाँ पर मैं नई चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर कर सकूँ, जान सकूँ, इसीलिए मैं यहाँ इस पैलेस में एंट्री कर चुका हूँ। तो वो आदमी कहता है कि फिर इन सभी चीज़ों के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए एक जगह पर, मैं वहाँ तुम्हें लेकर चलता हूँ। इसीलिए चौसर लीव्स द हाउस ऑफ फेम। तो चौसर वहाँ से उस हाउस ऑफ फेम से बाहर आ जाते हैं। अब जिस आदमी के साथ वो बाहर आते हैं उनका नेम यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं किया गया बुक में, और वो आदमी जो है अब चौसर को एक ऐसी जगह पर लेकर जाते हैं जहां पर वो ऐसी और चीज़ों को जान सके, सुन सके। सो चौसर वॉज टेकन टू अ प्लेस आउटसाइड अ हाउस। तो चौसर को वो आदमी एक ऐसी जगह लेकर जाता है जो कि हाउस ऑफ फेम से थोड़ी अलग है, दूर है, और एक घर के बाहर जो है वो उन्हें वहां पर ले आते हैं। अब चौसर साहब एक खुले मैदान में आ चुके हैं और एक वैली के बाहर खड़े हैं जहां पर उन्हें एक घर दिखाई दे रहा है। अब उस घर का डिस्क्रिप्शन देते हैं चौसर साहब कि वो घर जो है वो काफ़ी तेज़ी से घूमे जा रहा है और वो इतना बड़ा है कि वो मीलों तक फैला हुआ है, मीलों लंबा चौड़ा वो घर है। और उस घर के बारे में बताते हैं कि वो इतनी तेज़ी से घूम रहा है कि उसके घूमने की वजह से एक बहुत ही खतरनाक सी जोर से आवाज़ आए जा रही है। और वो इस तरह से भी डिस्क्राइब करते हैं कि अगर ये घर जो है ये डायरेक्टली हेवन में है तो ये ओइस रिवर के ऊपर होता ना। ओइस एक रिवर है बेल्जियम और फ्रांस के बीच में, जो कि बेल्जियम से फ्रांस के बीच में बहती है। तो ये ओइस के ऊपर बना होता तो इसकी आवाज़ जो है वो रोम तक जाती। इतना वो हाइपरबोल यूज़ करते हुए कहते हैं, यानी कि वो उस हाउस को बहुत ही बड़ा डिस्क्राइब कर रहे हैं और उसके घूमने से जो आवाज़ क्रिएट हो रही है, लाउड नॉइस क्रिएट हो रही है, उसको भी काफ़ी ज़्यादा बता रहे हैं। और अगर इतनी ज़्यादा आवाज़ होती तो चौसर साहब उसे सुन पाते क्या? नहीं सुन पाते। अब उसके बाद चौसर साहब जो है उस घर में एंट्री ले लेते हैं, यानी कि उस घर में एंटर करते हैं। वहाँ पर जो भीड़ है, बहुत ज़्यादा क्राउड है लोगों का, उसे देखते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से लोग र्यूमर फैला रहे हैं, हियर से, यानी कि जो उन्होंने आसपास सुना है, देखी सुनी है, वही सब बता रहे हैं। और वो लोग काफ़ी टाइम तक जो बोल रहे हैं चौसर वो सुनता रहता है, चाहे वो झूठ है, चाहे वो सच है, चाहे लोग झूठी बातें बता रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक ग्रेट अथॉरिटी जो है, एक अननेम्ड मैन जो है, जिसे कि ग्रेट अथॉरिटी बताया चौसर साहब ने, वो वहाँ पर जैसे ही एंट्री करते हैं
तभी सभी लोग जितने भी वहाँ पर है वो एकदम से सन्नाटा बिठा लेते हैं, यानी कि एकदम से चुप हो जाते हैं। यानी कि इस ग्रेट अथॉरिटी के आने पर सभी एकदम शांत हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं उनकी अप्रोच पर, और उसके बाद पोएम जो है वहीं पर हमारी एंड हो जाती है। यानी कि ये नहीं बताया जाता अब लोग जो भी यहाँ पर कह रहे थे, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स थी, यानी कि उसका सॉल्यूशन किसके पास था, इस मैन के पास जिसे कि चौसर ने ग्रेट अथॉरिटी बताया है। लेकिन चौसर इससे पहले कि इसका नाम बताएं, ये बुक यहीं पर खत्म हो जाती है, बुक 3 एंड हो जाती है। और इस आदमी की द आइडेंटिटी ऑफ दिस मैन रिमेन्स अ मिस्ट्री, और इस आदमी का नेम जो है वो एक मिस्ट्री बनकर रह जाता है, यानी कि इस आदमी का नेम यहाँ पर कंप्लीटली नहीं बताया जाता। तो ये इनकम्प्लीट पोएम मानी जाती है, अनफिनिश्ड पोएम जो है मानी जाती है। तो इसी के साथ हमारी ये जो द हाउस ऑफ फेम पोएम है ये कंप्लीट हो चुकी है चौसर साहब की। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड लिटरेरी वर्क्स के लिए। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी गई है, प्लेलिस्ट का लिंक है, उसे चेक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।